नमस्कार, RN हिंदू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी है। ये जो एकांकी है ये सामाजिक समस्या पर आधारित एकांकी है, जिसमें दहेज प्रथा और नारी विमर्श से संबंधित जितनी भी समस्या हैं उसको उजागर करने का प्रयत्न किया है। तो चलिए हम इसका सारांश जानेंगे और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो एकांकी इस तरह से शुरू होती है। पहली बात तो एकांकी जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस कहानी में या एकांकी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख पात्र जो है उमा नाम की लड़की है, जिसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, ठीक है, जो कि प्रमुख पात्र है और जो नारी विमर्श का प्रमुख केंद्र भी है। और उसके बाद में प्रेमा है वो राम स्वरूप की पत्नी यानी उमा की माँ। जो उमा की माँ है उसका नाम प्रेमा है और जो राम स्वरूप है उसके पति है, प्रेमा के पति है, और वो उमा के माता पिता हैं। बाबू राम स्वरूप मैंने पहले भी बताया कि उमा के पिता है, और रतन जो है वो उमा के घर का नौकर है। और जो लड़के वाले देखने आने वाले हैं उसके जो पिता का नाम है बापू गोपाल प्रसाद, जो शंकर के पिता है। शंकर कौन? लड़का है और जो उमा को देखने आया है। तो इस एकांकी में प्रमुख पात्र जो बताया गया है कि जो उमा है वो इस कहानी की नायिका है, लड़की है, जिसको देखने के लिए शंकर आने वाला है। और शंकर के पिता का नाम बापू गोपाल प्रसाद है, जो शंकर के पिता हैं, और उमा के पिता का नाम राम स्वरूप बाबू है, ठीक है। तो इतना इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है, एकांकी इस तरह से शुरू होती है कि देखिए, कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक उमा नाम की जो लड़की है उसको देखने के लिए शंकर और उसके पिता आने वाले हैं। तो इसी भागा दौड़ी में क्या हो रहा है कि सारे घर को सजाया जा रहा है, ठीक है। जब भी कोई लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो उसके लिए घर को किस तरह से सजाया जाता है। तो उस तरह की सजावट में लड़की के पिता जो राम स्वरूप है और उसकी माता, उसकी पत्नी और उमा की जो माता है प्रेमा, वो बहुत ही व्यस्त है, और साथ में उनका जो नौकर है रतन, वो भी बहुत व्यस्त है। घर को सजाने में इतने मग्न हैं कि उनको पता है कि आप लोग को पता ही होगा कि यदि कोई जब किसी के घर में हम लड़की देखने जाते हैं तो उस तरह का जो माहौल है, उस तरह की जो भाग दौड़ है, उस तरह की जो सजावट वगैरह जो की जाती है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो उस तरह की जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप में वो सारे व्यस्त हैं। तो जो उमा है, अब उमा के बारे में भी बता दें कि जो उमा है वो उमा एक साधारण सी लड़की है जो कि BA पढ़ी हुई है, और उसके बाद शांत स्वभाव है, और उसे ज़्यादा फैशन करना, मेकअप करना उसमें कोई रुचि नहीं है। किंतु उसकी जो माता पिता हैं उसे मजबूर करते हैं या फिर प्रेशर डालते हैं कि नहीं, अभी लड़की वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें, तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो तुम उसके लिए साज सजाव कर लो, मेकअप कर लो। पर जो उमा है वो उसे सादगी ही पसंद है, और वो चाहती है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे पसंद करे। पहली बात तो वो इस देखने और दिखाने में विश्वास नहीं करती है। उसे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक बकरी को हलाल करने के पहले उसको सजाया जाता है, दिखाया जाता है और उसको आगे वाले के सामने प्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह स्त्रियों को भी, लड़कियों को भी बार बार लड़के जब देखने आते हैं तो उनके सामने सजाया जाता है, सवारा जाके खड़े किया जाता है। फिर उनसे ये पूछा जाता है कि तुम्हें ये आता है क्या, वो आता है क्या, और हाँ से हाँ मिलाना पड़ता है। इस तरह से ऐसा लगता है, उस समय ऐसा फील होता है लड़कियों को कि जैसे वो किसी खरीदी बिक्री करने वाली लड़कियों के समान, या फिर उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनके कोई मूल्य नहीं है, ऐसा उन्हें फील होता है। तो वो सब बताने का प्रयत्न यहाँ पे किया है कि क्या लड़कियों की कोई इच्छा नहीं होती है, आशा अपेक्षाएं नहीं होती है, क्या उसे देखने के लिए लड़के ही जाएं,
और लड़के जब आते हैं देखने के लिए तो क्या उनके लिए सजना संवरना और उनके हिसाब से चलना कि तुम्हें गाना आता है, कि तुम्हें खाना बनाना आता है क्या, और तुम्हें ये आता है कि वो आता है कि, सारी जो नुमाइश उनकी तरफ से जो लागू की जाती है वो सब करना ज़रूरी है क्या। तो ये सब लड़कियों की एक जो मानसिक स्थिति यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पे उमा जो है वो नहीं चाहती है कि मेरा इस तरह से कोई मुझे देखने आए, या फिर योग्य लड़का आए तो समझ में आता है, पर अयोग्य लड़का है और उसके सामने हम बनावटी या दिखावटी व्यवहार करें उसे पसंद नहीं है। वो जैसी है वैसी दिखना चाहती है, जैसा सादगी से रहती है वैसे ही सादगी से रहना चाहती है और वैसे ही सादगी से दिखना चाहती है। और उसके बाद में जब उसे झूठ बोला जाता है कि तुम्हें गाना आता है क्या, नहीं आने के बाद भी हाँ मुझे गाना आता है, खाना बनाना आता है क्या, तुम कितनी पढ़ी हो, वो बीए तक पढ़ी है, पर यहाँ पे जो उसके पिता है वो बताते हैं कि वो सिर्फ 10वीं ही पास है, तो उसको झूठ बोलना पड़ता है। तो उसको ये सारी चीज़ें हैं उसे पसंद नहीं है। तो इस तरह से उमा जो है उसका स्वभाव है या नेचर है, वो चाहती है कि जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं आगे वाला जो लड़का है मुझे पसंद करे, और जो लड़का पसंद करने आए वो मेरे योग्य हो, उसमें भी उसी तरह के गुण हो। यदि अवगुण वाला मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, जो लड़का अच्छा नहीं है और माँ बाप द्वारा थोपा जाए या फिर उसकी धन दौलत को देखकर उसे स्वीकार किया जाए, तो मैं क्यों ऐसा करूँ। तो इस लड़की के माध्यम से सारी लड़कियों की मनोवृत्ति को बताने का प्रयत्न किया है कि यदि वो योग्य है तो उसे योग्य ही वर मिलना चाहिए या अच्छा वर मिलना चाहिए। और पर माँ बाप क्या करते हैं, अच्छा धन दौलत देखकर लड़का अच्छा रईस है, उसके पिता बहुत अच्छी पोस्ट में है, तो क्या करते हैं वो लोग बिना सोचे समझे, यदि लड़के में कितने भी अवगुण हो, कितने भी उसमें खराबी हो, तो भी वो उसको भूल कर अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं। और वहीं गरीब तबके के जो लड़के हैं जो दिखने में सुंदर सुशील गुणवान चरित्रवान होते हैं, परंतु वो अपनी गरीबी के कारण अच्छी लड़कियों को देने से हिचकिचाहट करते हैं। आज हमारे समाज में भी देखा जाए तो गरीब हैं लड़के, दिखने में सुंदर सुशील गुणवान चरित्रवान सब का ऐसे परिपूर्ण है, पर लड़की का पिता ये सब नहीं देखता है। वो सब क्या देखता है, सिर्फ पैसा देखता है कि हमारी लड़की सुखी हो, तो सुखी रहने के लिए एक बड़ा मकान हो या एक बड़ा बंगलो हो, कार हो, गाड़ी हो। और तो इस तरह की जो मनोवृत्ति को दर्शाने का प्रयत्न किया है कि यदि लड़का अवगुण हो, उसमें सारे अवगुण हो, दोष हो, पर वो यदि अमीर हो तो उसको अच्छे से अच्छे घर की लड़की मिल सकती है। और लड़की वाले जब देते हैं तो वो सारे लड़कों के ये अवगुण नहीं देखते हैं, केवल उसका धन दौलत पैसा देखते हैं। ये बताने का प्रयत्न इस कहानी में किया गया है। तो देखिए, तो ये हमने बताया उमा के बारे में, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, बाद में उसकी समीक्षा करते हैं, ठीक है। क्योंकि कहानी का यदि सारांश आपको पता रहा, एकांकी का सारांश यदि आपको पता रहा, तो प्रश्न के उत्तर छुड़ाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रश्न छुड़ाते समय आप ध्यान रखें कि जब यदि 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 4 पेज लिखने हैं, और यदि 8 मार्क का पूछा जाए तो 2 पेज लिखने हैं, और यदि 4 मार्क का पूछा जाए, यदि आपको बहुत सारा आ भी रहा है तो आपको 4 मार्क का ही लिखना है, ठीक है। तो अभी हम ये रीढ़ की हड्डी एकांकी की समीक्षा करने वाले थे, पर थोड़ा सा सारांश हम बता देते हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया लड़की के बारे में, एक हमने आपके सामने एक घटना या फिर बोलेंगे एक आपके सामने एक कुछ ऐसा कल्पना आप कीजिए कि कोई लड़की वाला आपके घर में आ रहा है लड़की को देखने के लिए। तो लड़की वाले क्या करते हैं, अपने घर को साज सजावट करते हैं और नए नए तरह के पकवान बनाते हैं। जो माता पिता हैं बहुत ही चिंतित और व्यतीत रहते हैं कि किस तरह से आगे वाले को खुश किया जाए, कहीं वो हमारी लड़की को मना तो नहीं कर देगा। तो उन सब सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखते हैं। तो यही इस एकांकी में बताने का प्रयत्न किया है। फिर उमा के बारे में बताया कि उमा किस तरह की लड़की है, और फिर बाद में दूसरे जो मेन किरदार है बापू गोपाल प्रसाद, ठीक है, तो उनके बारे में बताया है कि वो बापू गोपाल प्रसाद जिसका बेटा शंकर है, ठीक है, वो तो पेशे से वकील है, परंतु वकील होने के साथ ही क्या होता है, उनकी जो सोच है उसको दर्शाने का प्रयत्न किया है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, और पुरुष प्रधान होने के बाद वो शिक्षित भी है, और शिक्षित होने के बाद भी उसमें इस तरह की मानसिकता है। किस तरह की मानसिकता है कि यदि मैं घर की बहू लाऊंगा तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो वो ज़्यादा अपने हाव भाव बताएगी। हाव भाव कहने का मतलब अपने घर में ज़्यादा ही पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेगी,
या फिर पुरुषों को दबाने का प्रयत्न करेंगी, तो जो वकील साहब है, पढ़े लिखे होशियार तो है, वकालत करते हैं, परंतु उनकी सोच देखो नारियों के प्रति किस तरह से है कि लड़कियां कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए और उसको घर का काम काज आना चाहिए और वो घर की कला में निपुण होना चाहिए, पर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे तो वो हमारे सर पे बैठेंगी और हमें नचाएगी। तो इस तरह की जो मानसिक प्रवृत्ति है वो ऐसी छोटी सोच वाले को दर्शाने का प्रयत्न किया है कि लड़के या पुरुष पढ़े लिखे होने के बाद कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी होती है। तो इस एकांकी में भी जो बापू गोपाल प्रसाद है, जो वकील है, अपनी लड़के के लिए जो बहू चाहते हैं वो चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, केवल 10वीं पास हो। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो लड़की का पिता है वो चाहता है कि मेरी जो लड़की का विवाह अच्छे घर में हो जाए, अच्छे जिसका ससुर वकील हो, जिसका बेटा अच्छा पढ़ा लिखा हो, ऐसे घर में किसी भी तरह से उसका विवाह हो जाए। वो सोच के वो अपनी बेटी का विवाह किसी न किसी तरीके से उनके साथ ही करना चाहते हैं और वो उसे झूठ बताते हैं कि वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, केवल 10वीं पास है। तो इस तरह का झूठ बताते हैं और फिर बाद में जब लड़की चाय का या पान का ट्रे लेकर आती है उनके सामने, तब वो उनसे पूछते हैं कि तुझे गाना गाना आता है क्या, तुम्हें गाना गाना आता है, तुमने क्या क्या किया है, फिर तुम एक भजन सुना दो, ऐसा वैसा जो भी सारी चीज़ें पूछी जाती है। और उसके बाद में लड़की से बहुत सारे जो सवाल होते हैं उस तरह से पूछे जाते हैं। तो उस समय उमा को ऐसा फील होता है कि उसे लगता है कि मैं एक बकरी हूँ, मैं एक बकरी या भेड़ बकरी के समान हूँ जिसकी इच्छा अपेक्षा का कोई मतलब नहीं है, केवल उसको सजाकर सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरह से एक खरीदार उसको देखता है और ख़रीद लेता है, उसी तरह से मेरे माता पिता भी मुझे तैयार करके इनके सामने लाके खड़े करे हैं और ये लोग मुझे देखकर पसंद करेंगे और उनकी इच्छा के हिसाब से क्या है क्या नहीं वो सब करके मुझे ख़रीद के ले जाएंगे। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसको दर्शाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से लड़कियाँ भी सोचती हैं, उनके मानसिक स्तर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और हमारा समाज किस तरह से, और माता पिता का भी यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है कि माता पिता भी किस तरह से योग्य अयोग्य नहीं देखते हैं, लड़कियों की खुशी नहीं देखते हैं, सिर्फ यही देखते हैं कि लड़के के पास पैसा है क्या, उसका पिता अमीर है क्या, वो खानदानी है क्या, ये सारी चीज़ें देखते हैं। यदि लड़के में कितने भी अवगुण हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयत्न किया है। और वहीं गरीब समाज का या गरीब तबके का जो लड़का है, चाहे वो कितना भी गुणवान चरित्रवान कितना भी अच्छा हो, परंतु उसके पास पैसा नहीं है, यदि पैसा नहीं है या उसको पैतृक संपत्ति नहीं है, तो ऐसे लड़के को अमीर घर के जो लोग हैं अपनी लड़की देने को कभी भी तैयार नहीं होते। तो ये समाज की जो मानसिकता है उसी को यहाँ पे दर्शाने का प्रयत्न किया है और यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है कि जब उमा को बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं या उससे का इंटरव्यू किया जाता है कि तुमको ये आता है क्या, वो आता है, तो वो बहुत ही सब चीज़ों का बोलते रहती है, बताते रहती है। और उसके बाद में वो क्या करती है, जब वो सिलाई के बारे में सवाल आया, तब रामस्वरूप ने फिर बात संभाल ली। घर की सारी सिलाई वही करती है, उनकी कमीज़ें भी। तो देखो किस तरह से यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है कि वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, लड़की का इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि तुम्हें भजन आता है क्या, तुम्हें सिलाई आती है क्या। तो उमा को सिलाई वगैरह नहीं आती, पर भी उसके जो पिता है रामस्वरूप वो बात को संभाल लेते हैं और फिर बोलते हैं कि वो पूछते हैं कि सिलाई आती है तो कुछ इनाम वगैरह मिला है क्या। तो उमा चुप हो जाती है। फिर गोपाल प्रसाद जो है वो अधीर हो जाते हैं और रामस्वरूप बिल्कुल सकपका जाते हैं कि क्या बोले, झूठ कैसे बोले। तो पिता के कहने पर भी उमा सिर झुकाए चुपचाप हाँ पे हाँ करते रहती है। बार बार आग्रह करने पर दृढ़ स्वर में उसने उत्तर दिया, जिसका आशय यह था कि कुर्सी मेज की बिक्री के समय दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। लड़कियों के भी दिल होते हैं, उसे भी चोट लगती है। वे बेबस भेड़ बकरियां नहीं,
कि जिसे कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर खरीदे। तो यहाँ पे देखिए उमा से इंटरव्यू में सारे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हें ये आता है कि वो आता है। वो कुछ नहीं बोलती, पर वो अपने पिता का चेहरा देखती है कि बोल तो सकती नहीं पर चुपचाप खड़ी होती है। और उसको उस समय फील होता है कि जैसे किसी दुकानदार के हम इधर जाते हैं तो यदि मेज और कुर्सी खरीदना है तो हम चुपचाप खरीदार मेज कुर्सी को देखते हैं और खरीद लेते हैं। तो लड़कियों के भी दिल उस तरह से होते हैं, उनको भी चोट लगती है। वो बेजान वस्तु तो नहीं है, पर भी बेबस भेड़ बकरियों के समान नहीं है कि जिसे कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर खरीदे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि लड़कियां हैं वो भेड़ बकरियां नहीं है कि जिसको बहुत अच्छी तरीके से देख दाख के लिया जाए। वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग है, उसकी भी आशा अपेक्षा है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बताने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। फिर देखिए गोपाल प्रसाद देश में आकर रामस्वरूप से अपनी बेइज्जती की बात करने लगे तो फिर उमा ने तीखे स्वर से कहा कि लड़की वालों को तो इज्जत ही नहीं, तभी तो इतनी देर से नाप तोल कर बात कर रहे हैं। देखिए वो बहुत सारी चीज़ें पूछता है, तब क्या हो जाता है कि उमा को बिल्कुल तेज में आ जाती है और बोलती है कि बहुत देर से सुन रही हूँ, अब सहन करना मुश्किल है। और वो बिल्कुल खड़े होकर बोलती है कि नहीं, लड़की वाली की तो कोई इज्जत ही नहीं है। यदि इज्जत होती तो इतना नाप तोल के नहीं बोलते हैं, इसका सवाल नहीं देते, उसका जवाब नहीं देते हैं। ठीक है। उसने शंकर पे आरोप लगाया है कि पिछले फरवरी में वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और बड़ी बेइज्जती के साथ वहां से भगाया गया था। देखिए जब इतनी बातें लड़के के पिता सुनाते हैं लड़की के पिता को, तो फिर उमा बिल्कुल तेज में आ जाती है और बोलती है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कितने देर से हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, और एक बात बता दूं कि जो आपका ये जो बेटा है ना शंकर, ये फरवरी के महीने में हमारे कॉलेज के हॉस्टल में चक्कर लगाता था और चक्कर लगाते समय पकड़ा गया और बाद में पकड़ा गया और उसकी बहुत बेइज्जती हुई। ये सुनकर शंकर जो है रहता वो सकपका गया। अपने पिता को चलने के लिए कहता है। रामस्वरूप चुप रहे। गोपाल प्रसाद ने पूछा कि क्या वह कॉलेज पढ़ी है? फिर गोपाल प्रसाद उनसे पूछते हैं रामस्वरूप से कि ये कॉलेज पढ़ी है क्या, इसको इतना पता कैसे है? तो उमा का उत्तर था कि उसने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, जिसमें छिपाने में कौन सी बात है। उसके पुत्र के समान ताक झाक तो नहीं करती, ताक झाक करके कायरता तो नहीं करती, दूसरी लड़कियों को तो नहीं छेड़ती। अपने पुत्र से वे पूछे कि किस तरह नौकरानी के पैरों में गिरकर वह अपना मुंह छुपाकर भागा था। वो बताती है कि ये हमारे हॉस्टल के चारों तरफ चक्कर लगाया करता था और एक बार जब पकड़ा गया तब हमारे हॉस्टल की जो नौकरानी है उसने इसकी बहुत पिटाई की और इसने उसके पैरों में झुककर माफ़ी मांगी। रामस्वरूप उमा को चुप कराते रहे जैसे हर पिता करवाते हैं। गोपाल प्रसाद ने रामस्वरूप पर लांछन लगाया कि लड़की बीए पास होते हुए भी उसने केवल बताया कि मैट्रिक पास है। जब वे चले गए तो उमा ने फिर कहा कि घर जाकर जरा पता लगाएं कि उसके लाडले लड़के की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। ठीक है। वो क्या बोलती है कि देखो रीढ़ की हड्डी, जिस तरह से रीढ़ की हड्डी होने पर क्या होता है, सब शरीर का जो शरीर है वो बैलेंस में रहता है, पर आपका बेटा जो है वो तो बैलेंस में ही नहीं है। उसके जो बैकबोन है वो बिल्कुल झुके हुए है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। वकील साहब के चेहरे पर विवशता का क्रोध दिखाई दे रहा था। रामस्वरूप कुर्सी में धम से बैठ गए। दोनों मेहमान चले गए। उमा की हंसी सिसकियों में बदल गई। प्रेमा घबराकर बाहर आई। देखा उमा रो रही थी और रतन मक्खन लेकर आ रहा था। तो देखिए इसमें क्या बताया कि जब इतनी इंसल्ट हो जाती है या कर दी जाती है, किसके द्वारा? उमा के द्वारा। जब अपने ऊपर लगाए गए लांछन कह सकते हैं या अपने ऊपर लगाए आरोप कह सकते हैं या अपने पिता की विवशता को कह सकते हैं, जब उसको सहन नहीं होता है तब वो क्या करती है, वो सारी जितने भी उसके लड़के ने कुकर्म किया है, क्योंकि वो उसको पहले से जानती है कि किस तरह से शंकर किस तरह का लड़का है, किस तरह से हॉस्टल के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इतने अवगुण होने के बाद भी इस लड़के को एक योग्य करना चाहिए। लड़के में कितनी भी खराबी हो सब चलेगा, परंतु लड़की
सच्चरित्र होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, सुंदर और सुशील होना चाहिए और कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए जो इसकी गलतियों को एक्सेप्ट करे। तो ये बात उमा को सहन नहीं होती है और वो बहुत सारी बातें उसके पिता को सुना देती है। और ये बात सुनाने के बाद क्या हो जाता है, वो दोनों चले जाते हैं और जो राम स्वरूप है उसे ऐसा लगता है कि अब मेरी बेटी का क्या होंगे, मेरी बेटी का रिश्ता होने वाला नहीं, अब कौन सा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे करके वो क्या हो जाते हैं, सदमे में बैठ जाते हैं। और सारे मेहमान जो है, मेहमान ही कहेंगे उनको, वो भी चले जाते हैं और दोनों बैठ कर के क्या करने लगते हैं, राम स्वरूप और उसकी जो बेटी है वो रोने लगती है और उसकी मम्मी भी घबरा जाती है, वो भी रोने लगती है। और बाद में सब तामझाम होने के बाद जो रतन है मेहमान नवाजी के लिए मक्खन लाने गया था, उसका आगमन होता है। इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी का सारांश था। ठीक है, इस कहानी की स्टोरी थी। अब इसकी समीक्षा में क्या बताया है कि देखो, इसकी समीक्षा हम किस तरह से करेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी एकांकी समस्या प्रधान सामाजिक एकांकी है। इसमें किसकी समस्या उठाई गई है, एक तो दहेज की समस्या, नारी विमर्श की समस्या उठाई गई है कि स्त्री को किस तरह से लड़कों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह से लड़की एक क्या कहेंगे, लड़की केवल एक चुनने योग्य की वस्तु मानी गई है। इसमें आधुनिक समाज की कथा चित्रण किया गया है। इसमें आधुनिक कथा, जो आधुनिक समाज है हमारा, जो अभी का समाज है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इस एकांकी के केंद्र बिंदु की प्रमुख पात्र उमा है। जैसे कि पहले बताया कि इस एकांकी की जो प्रमुख पात्र वो उमा ही है, जिसे वर्तमान नारी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सशक्त नारी के रूप में चित्रित किया गया है। जो उमा नाम की जो स्त्री है वो सारे स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, सारी स्त्रियों की समस्या को उजागर करने का प्रयत्न कर रही है। हमारे भारतीय समाज की प्रमुख समस्या लड़की के विवाह की है। जो हमारे भारतीय समाज में देखा जाए तो लड़कियों के विवाह के संबंध में माता पिता बहुत ही चिंतित रहते हैं और किसी भी तरह से यदि अमीर घर का लड़का आ जाए या योग्य वर हो जाए, मिल जाए, तो उसको उसके विवाह के प्रति बहुत ही सतर्क रहते हैं और उसके लिए चाहे जो भी देना पड़े, माता पिता भी तैयार होकर अपनी लड़की का विवाह करना चाहते हैं। तो माता पिता की मंशा केवल अपनी लड़की का सुख देना है, परंतु उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज भी लड़कियों के माता पिता को अपने कन्याओं के विवाह के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। जब उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उसका पुत्र शंकर आने वाले हैं, तब उसके माता पिता को कितनी अधिक परेशानी उठानी पड़ती है, इसका वर्णन यहाँ पे किया है, हमने देखा है आगे। तथा वकील बाबू गोपाल प्रसाद जो कि शिक्षित है, उनका नारियों के प्रति क्या नजरिया है, उसके माध्यम से संपूर्ण छोटी सोच रखने वाले पुरुषों का या पुरुष प्रधान समाज का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है ना, कि देखो गोपाल प्रसाद जो थे वो वकील थे, पढ़े लिखे थे, किंतु उनका नारियों के प्रति क्या विचारधारा है यहाँ पे उसको भी उजागर करने का प्रयत्न किया है। अब इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखो इस एकांकी को तो हमने बता दिया, इसका सारांश बता दिया, पात्रों के माध्यम से समझा दिया, पर इस एकांकी का क्या प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहला वो जो उद्देश्य है कि हमारे समाज में नारियों की इस दुर्दशा का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण ये है कि हमारा जो समाज है जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुषों की ही ज़्यादा चली जाती है, स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। चाहे कितना भी स्त्रियों को अधिकार दिया गया हो, समानता का अधिकार दिया गया है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है, इसीलिए कहीं ना कहीं नारियों की दुर्दशा होने का एक कारण ये भी माना गया है। वो बात अलग है कि अभी समाज बहुत परिवर्तित हो गया है, पर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है ये हम नहीं कह सकते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों को देखने का नज़रिया, अब देखिए भारतीय समाज में स्त्रियों को देखने का नज़रिया अलग है। स्त्रियों को अभी भी समानता की भावना से नहीं देखा जाता है, अभी भी उनको जो देखने का नज़रिया चेंज नहीं हुआ है, जो कि नारी विमर्श या नारी समस्या का एक प्रमुख कारण है। ये जो दहेज प्रथा है और जितनी भी प्रथाएं हैं उसका एक कारण ये भी है। समाज में माता पिता का बेटियों को बोझ समझना, ये भी एक कारण है कि जो माता पिता है लड़कियों को बोझ ही समझते हैं कि क्या है कि जो लड़कियां होती है पराया धन होती हैं और आगे उसको जाके शादी करके बिहाना ही है, तो माता पिता उसको बोझ समझते हैं, ये भी एक कारण है।
स्त्रियों को जागरूक करना तथा उन्हें शिक्षित कर कर अपने हक के लिए लड़ना। देखिए, यदि हमारे समाज में बदलाव करना है, बदलाव हो भी रहे हैं, पर यदि स्त्रियों को समाज में एक निश्चित स्थान बनाना है तो स्त्रियों को जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे उमा लड़ती है, उसी तरह हमें भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना ही चाहिए, गलत के लिए। समाज में व्याप्त संकुचित मानसिक अंधविश्वास, रूढ़ी आदि का खंडन करना चाहिए कि समाज में क्या है, बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, अंधविश्वास है नारियों के प्रति। तो उन सबको जब तक चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं। हमारा मतलब स्त्रियों का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। यही दिखाने का प्रयत्न इस एकांकी में किया है और यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए, ये कहानी, ये एकांकी तो आपको समझ में आ गई है। अब इसमें से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो बता देते हैं कि देखिए, पहला, यदि 16 मार्क का क्वेश्चन पूछता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, तो रीढ़ की हड्डी का जो एकांकी का जो सारांश है, जो हमने पहले बताया है स्टोरी, उसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यदि बनता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए कि उमा किस तरह की लड़की थी, किस तरह से उसका स्वभाव था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी एक सफल हास्य व्यंग्य है, इस विधान की पुष्टि कीजिए। देखो, ये एकांकी है, इसमें वार्तालाप चल रहा है, ठीक है ना। तो कि मेहमान आते हैं, फिर उनकी आवभगत की जाती है, फिर जो उनमें वार्तालाप होता है और हास्य के तत्व इसमें डाले गए हैं। हास्य मतलब हंसी के माध्यम से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको डाला गया है। तो वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, तो उसको हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर राम स्वरूप के यहाँ कौन आने वाला था और उसके आने के पहले वहाँ क्या चल रहा था, लिखिए। देखिए, राम स्वरूप कौन था उसके बारे में बताना पड़ेगा, और राम स्वरूप कौन था, ठीक है, और उसके आने के पहले वहाँ पे क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। जब उमा बैठक रूम में आई, तब राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर के बीच में क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है। जब उमा चाय का ट्रे लेकर आती है, या चाय का ट्रे या पान का ट्रे जो भी लेकर आती है, और उसके बाद में गोपाल प्रसाद और शंकर और राम स्वरूप के बीच में क्या बातें चीतें हुई हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर छठवां क्वेश्चन, गोपाल प्रसाद और शंकर को अपमानित होकर जाने की नौबत क्यों आई थी, लिखिए कि गोपाल प्रसाद और शंकर को अपमानित होकर जाने की नौबत क्यों आई थी। क्योंकि इसमें क्या करती है, उमा क्या करती है, शंकर की पूरी पोल खोलती है, और तो फिर वो अपमान महसूस करते हैं। तो किस तरह से अपमानित होते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर रीढ़ की एकांकी का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य मैंने बताया कि नारी समाज, ये जो भारतीय समाज है उसमें नारियों की क्या स्थिति है, उसमें किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, किस तरह से हम नारियों को शिक्षित करके अपने हक के प्रति जागृत करके, और लोगों के देखने का, ये समाज के देखने का दृष्टिकोण किस तरह से होता है, जब तक उसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक समाज का उद्धार नहीं होगा। और समाज में ये जो समाज की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी मतलब क्या है कि समाज की जो एक रीढ़ की हड्डी स्त्री भी है, ठीक है। यदि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए तो पूरा बदन ही झुक जाता है। उसी प्रकार यदि समाज में भी समाज की रीढ़ की हड्डी झुकी रही तो समाज का उद्धार नहीं होगा। तो यदि स्त्रियों की स्थितियों को नहीं सुधार होगा, यानी रीढ़ की हड्डी जब तक सीधी नहीं होगी तब तक समाज का भी विकास नहीं होगा। हम इसको इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, और एक दृष्टिकोण से हम इसको देख सकते हैं कि जो शंकर है वो झुका हुआ रहता है, उसकी जो हड्डी है वो झुकी हुई रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शंकर है उसमें भी कुछ अवगुण है, ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है। उस अवगुण को जब तक वो सुधारेगा नहीं, उसके दुर्गुण को जब तक सुधारेगा नहीं, तब तक वो सीधा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसी तरह ये समाज की रीढ़ की भी हड्डी है। समाज को भी यदि सुधारना है तो उसका एक जो महत्वपूर्ण पार्ट स्त्री है उसको भी सबल करना पड़ेगा, उसको भी समानता का अधिकार देना पड़ेगा, और उसको भी, उसका भी विकास करना पड़ेगा, तभी समाज का विकास होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी या एकांकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।